So today we are going to study chromosomal theory of inheritance. As we all know about the Mendel's work, whatever the Mendel did, उस टाइम पर मेंडल के वर्क को किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था. ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन द बुक, ठीक है, इन 1886, बट इट रिमेन अननोटिस और यू कैन से अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 बिकॉज उस टाइम पर ना तो माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था, ये मतलब इन्वेंशन नहीं हुआ था माइक्रोस्कोप का. पीपल वर नॉट नोइंग अबाउट द मियोसिस एंड माइटोसिस, इसके बारे में लोगों को भी नहीं पता था. एंड उस टाइम पर जो मेंडल ने बताई थी चीजें, जैसे कि जीन्स जो थे, जीन्स को मेंडल ने फैक्टर्स के बेस बताया था कि फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर होता है, वो पर्टिकुलर फैक्टर जो होता है वो उसको ट्रांसमिट करता है. एक डिस्क्रीट यूनिट जो है वो बताया था कि ये डिस्क्रीट यूनिट, ये फैक्टर जो है वो कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन कैरेक्टर्स के. और एक चीज उन्होंने ये भी समझाई थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू के एलील्स जो होते हैं वो सेपरेट रहते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जैसा हम लोगों ने पढ़े थे, वो ब्लेंड नहीं होते हैं. इसके अलावा मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट था, बट इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था, स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था, जो उस टाइम पर लोगों के लिए, वहां के साइंटिस्ट लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था. तो उन्होंने मतलब उस चीज को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था, और उनका जो वर्क था उनकी लाइफ में किसी ने भी इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया. बट 1900 में देयर वर थ्री साइंटिस्ट, ह्यूगो डी रॉइस, कॉरेंस एंड वॉन शिमार्क. इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट किया, और अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर उन्होंने डिस्कवरी की कि मेंडल ने जो जो वर्क किया था, वो उस वक्त उनको समझ में आया कि ये एक बहुत ही ग्रेट वर्क है जो मेंडल ऑलरेडी करके जा चुके हैं. और उस टाइम पर माइक्रोस्कोप वगैरह का डेवलपमेंट हो गया था, लोगों को सेल डिवीजन के बारे में मालूम हो गया था, और काफी चीजें थी जो पता चल चुकी थी. तो उस हिसाब से जब इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को देखा और उनके रिजल्ट को देखा, तो पता चला कि मेंडल जो है वो एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल काम करके गए हैं. तो ऐसे ही दो साइंटिस्ट थे, सुटॉन एंड बोवरी, वॉल्टर सुटॉन और उनके साथ में बोवरी. 1903 में इन्होंने क्या किया था, मेंडल के जो जीन्स थे और क्रोमोसोम्स जो था माइटोसिस में, उसकी स्टडी कर रहे थे. और अपनी स्टडीज के बेस पर उन्होंने क्या की, एक थियोरी बनाई. उस थियोरी को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये थियोरी किसने बनाई थी, सुटॉन और बोवरी नाम के दो साइंटिस्ट जो थे, वो लोग अपना जो काम कर रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने बनाई थी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे आर द कैरियर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. जैसा कि हम अपने पिछले स्लाइड्स में भी, पिछले लेक्चर में भी इसको काफी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे आर द हेरिडिटरी यूनिट. ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक पेरेंट मतलब एक जनरेशन से आप कह सकते हो दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इस थ्योरी का था, जो आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम्स क्या है, दे आर दी कैरियर्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. आई होप इसको आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा. एंड सेकेंड थिंग विच दे एक्सप्लेन इज दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पैड्स इन सोमैटिक सेल. ठीक है, कैसा होता है, बॉडी में हमारे दो टाइप के सेल्स होते हैं. एक होता है सोमैटिक सेल, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, जर्म सेल्स होते हैं. ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ. एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल. बॉडी के सारे सेल्स जो होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल ही कहते हैं. और जर्म सेल किसको बोलते हैं, जर्म सेल्स वो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज. तो ये टेस्टिस एंड ओवरीज जो होती है, जिनको हम गोनैड्स कहते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट. गैमेट क्या है, फीमेल्स में एग होता है गैमेट, ठीक है, और मेल्स में जो गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है. तो इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, गोनैड. गोनैड क्या है, फीमेल्स में ओवरी, एंड मेल्स में क्या होता है, वो टेस्टिस होता है. तो ये जो गैमेट होते हैं, ये गैमेट जो होते हैं, इनमें कैसा होता है, मियोसिस होता है. और मियोसिस होकर के हैप्लॉइड, ईच गैमेट जो रहता है सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम का होता है इसमें. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करूँ. For example, if I am taking the example of
humans, in all the somatic cells, what you will see, there are total 46 chromosomes. कितने होते हैं टोटल? 46 chromosomes होते हैं. अगर egg और sperm में भी 46 chromosomes, so what will happen here? In the egg also 46 chromosome is there, and in sperm also 46 chromosome will be there. ठीक है. When they will unite, इन दोनों का जब यूनियन होगा, ठीक है, ये दोनों सेल्स जब फ्यूज होते हैं, एग और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं, तो उससे जाइगोट बनता है. जाइगोट से ही जो होता है आगे जो है न्यू बेबी जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है. तो 46 टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 92 क्रोमोसोम. 46 कितने? 92. एंड स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में अगर क्रोमोसोम का एक पार्ट भी डिलीट या ऐड हो जाता है, एक छोटा सा पार्ट भी, तो उससे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिसीजेस होती है. तो ये एक पूरा सेट अगर आ जाता है तो फीटस बनने का या न्यू ऑर्गेनिज्म बनने का चांस ही नहीं आता है, ये पॉसिबल नहीं है. तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर जो जाइगोट बने, ये जाइगोट में क्या हो, 46 क्रोमोसोम्स ही आए. तो इसके लिए क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, गैमेट्स में यानी कि एग और स्पर्म्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स नंबर कैसा होता है? हाफ हो जाता है. इनमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद क्रोमोसोम्स नंबर हाफ, यानी कि एग सेल में भी 23 होगा और स्पर्म सेल जो होगा उसमें भी कितना होगा? 23 क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे. और जब ये दोनों यूनाइट होंगे 23 तो वापस से 46 क्रोमोसोम्स से है वो हमको मिल जाएगा. तो यही चीज इस पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया है. क्या है? अब आप इसमें पढ़ती हो तो आपको समझ में आएगा. दिस थियरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन द सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल जो होता है बॉडी के सारे सेल्स, उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं. क्यों? क्योंकि एक फादर से आता है एक मदर से आता है. तो इसमें ये हमारे पास हमेशा हर क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर्स में. ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन क्या है? एग एंड स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, इस टाइम पर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, मियोसिस होता है. और क्या होता है? गैमेट के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम का सेट ही होता है, मतलब एक ही क्रोमोसोम होता है पेयर में से. समझ में आया इतना आपको? न्यूक्लियस जो होता है गैमेट का, ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है. न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट कंटेन क्रोमोसोम्स. जो एग और स्पर्म सेल्स है, दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ अ सेल. तो कोई भी जो सेल होता है वो सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है. तो ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में सारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं. एंड दीज क्रोमोसोम्स कैरी all the hereditary traits. मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड एग सेल, यही क्या करते हैं? सारी हेरिडिटरी यूनिट्स जो होती है, ट्रेड्स जो होता है, उसको क्या करते हैं? एग और स्पर्म कैरी करते हैं. तो दे आर द लिंक बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट and the haploid female gamete restores the diploid number of chromosomes of the species. ये आपको यहाँ पर मैंने समझाया है कि जब फ्यूजन होता है एग सेल एंड स्पर्म सेल, दे आर हैप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड, द एग एंड स्पर्म्स आर हैप्लॉइड. ये दोनों फ्यूज होते हैं. जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूज होने के बाद में ये जो जाइगोट बनता है, यहाँ पर कैसा होता है? ये वापस से डिप्लॉइड हो जाता है और इनका डिप्लॉइड नंबर क्या होता है? ये रीस्टोर हो जाता है. सो द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज the fusion of haploid male gamete and haploid female gamete restores the diploid number of chromosomes of the species. So these are the points जो आपको chromosomal theory of inheritance में याद रखना है. What are the points? Chromosomes are the carrier of the genetic material. ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है. Each gamete contains only one pair of a chromosome. Nucleus of the gamete contains chromosomes, and the fusion of haploid male gamete and haploid female gamete restores the diploid number of chromosomes of the species. So now we are going to study few more details about the chromosomes. Chromosomes क्या होते हैं, कहाँ present होते हैं, structurally वो कैसे बनते हैं, उनका function क्या होता है,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, ये सारी चीजों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्रोमोसोम्स का बेसिक जो है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में ये बता चुकी हूँ, बट वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि every human being, or you can say, sorry, it is not human being, you can say every living thing is made up of a cell. Cell is the basic structural and functional unit of the life. Cell जो होती है वही लिविंग थिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का और फंक्शन करने का काम करती है। सो हर एक सेल जो है उसमें आप देख सकते हो इस तरीके से जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस को जूम करके यहाँ पर आपको दिखा रहा है। जैसा पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट स्टूडेंट आपको एक चीज याद रखनी है, क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर दिखता है व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड नहीं होता है, जब सेल इंटरफेज की स्टेट में होता है, उस टाइम पर जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो अनअरेंज्ड थ्रेड के जैसा प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। इस तरीके से अरेंज नहीं होता है। When you will see the chromosome, chromosomes are visible only during the cell division. क्यों होता है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके थे, ताकि क्या हो सके, आपको याद होगा अगर, तो मैंने थ्रेड का एग्जांपल दिया था कि हाउ we are distributing the thread between the two students। बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे हमने बताया था कि जब दो न्यू सेल बनता है तो वो दोनों सेल में इक्वल जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कंडेंस होता है और कॉन्सेंट्रेटेड, जिस तरह से आप कह सकते हो, और अच्छी तरीके से अपने आप को एक अरेंज करता है, और वो किसका शेप लेता है, क्रोमोसोम्स का शेप लेता है। तो इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन यू विल बी एबल टू सी द क्रोमोसोम्स, ठीक है। This chromosome is actually made up of many repeating unit of the DNA. ये किसका बना होता है? The chromosome is made up of many DNA, and the DNA is made up of a gene. A segment of a DNA is known as the gene. ये आपको DNA दिख रहा है, बस इस DNA में आप समझ लो 100, 200 ऐसे बहुत सारे जीन्स होंगे जो कंबाइंड होकर के DNA बनाते हैं। उसी तरीके से जो DNA होंगे बहुत सारे कंबाइंड होंगे और वो क्या फॉर्म कर देंगे, क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स आपको सेल डिवीजन के टाइम कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, inside the nucleus, and where nucleus is present, inside the cell. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो आपको कहना है क्रोमोसोम्स आर दी फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक बॉडीज, दे आर प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। And the term chromosome was coined by the Valder in 1888। ठीक है, साइज ऑफ द क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है, और क्रोमोसोम्स जो है इसका शेप भी अलग अलग होता है। साइज ऑफ द क्रोमोसोम आपको अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। मेटाफेज का जो स्टेज का क्रोमोसोम्स होता है, अगर आप उसकी बात करते हो तो 0.1 टू 33 म्यू एम इसकी लेंथ आपको देखने के लिए मिल सकती है, एंड 0.2 टू 2 म्यू एम थिकनेस होती है। क्रोमोसोम्स जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेल डिवीजन के टाइम पर ही देखने के लिए मिलेंगे, और ये क्रोमोसोम्स जो होता है म्यूटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेरिडिटी के लिए, वेरिएशन के लिए, एंड एवोल्यूशन के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू ऑल आर अवेयर कि क्रोमोसोम क्या होता है। नाउ यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। So here you can say this is one picture of the chromosome. So chromosome is made up of two sister chromatid. ये एक देखिए, जिस तरह मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना के दिखा रही हूँ आपको, this is one sister chromatid and this one is the another sister chromatid. So it is made up of the टू सिस्टर क्रोमैटिड। ये आपको बेस्ट कब दिखते हैं क्रोमोसोम, मेटाफेज स्टेज में अगर आप इसको देखते हो तो आपको इस तरीके का क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है, बिकॉज ये टाइम पर वो बहुत ज्यादा कंडेंस होते हैं
और ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, या जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज नोन एज दी सेंट्रोमियर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दिस सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज मेड अप ऑफ डिस्क शेप प्लेट, और उस डिस्क शेप प्लेट को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, जो क्रोमोसोम्स के पार्ट को अलग अलग करते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पर अटैच होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर पे ही आकर के काइनेटोकोर प्लेट जो होती है वहां पर आकर अटैच होते हैं। ठीक है, फ्यू न्यू क्रोमोसोम्स, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ एक और आपको इस तरीके से सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो लास्ट का पार्ट होता है, बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज दी सैटेलाइट, और ऊपर का ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज दी टीलोमियर। ठीक है, इनसाइड दिस यू कैन से दिस सिस्टर क्रोमैटिड, ये किसका बना हुआ होता है, तो आप कह सकते हो कि सिस्टर क्रोमैटिड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द डीएनए या फिर रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमोनेमेटा, जिसको आप कह सकते हो, विच इज नथिंग बट दी डीएनए थ्रेड ओनली। तो ये उसका बना हुआ होता है। सिस्टर क्रोमैटिड में आपको क्या दिखेगा, डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, जो एक एंड से दूसरे एंड तक आपको बिल्कुल क्या होगा, खींचा हुआ आपको नजर आएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर आप बात करते हो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो एक स्पीशीज में कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हो, तो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और आप कह सकते हो वी हैव 46 क्रोमोसोम। सो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो, यूके का हो, यूएस का, कोई भी हो, all the Homo sapiens will have 46 क्रोमोसोम, बिकॉज हम सब एक स्पीशीज। अगर डिफरेंट स्पीशीज की बात करते हैं, जैसे कैट एंड डॉग की, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कैट विल बी डिफरेंट एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन डॉग विल बी डिफरेंट। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहता है वो कैसा होता है, स्पीशीज टू स्पीशीज कैसा होता है, अलग होता है। ठीक है, और सेम स्पीशीज में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की स्टडी करना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीशीज की। तो उससे हमको पुराने रिलेशन जो होते हैं, फाइलोजेनी वगैरह होती है, वो पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। आपको यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक टर्म दिया हुआ है प्लॉइडी करके। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, प्लॉइडी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, ठीक है, क्रोमोसोम का जो सेट प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 सेट है क्रोमोसोम का, तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, सेट ऑफ जो क्रोमोसोम्स है, उसको जो पढ़ते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या है, द टर्म प्लॉइडी स्पीक्स फॉर द डिग्री ऑफ रिपीटेशंस ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल। समझ में आया इतना आपको? ठीक है, अब इसके बाद में हम थोड़ा सा वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर में जो वेरिएशन या चेंजेस आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर ये 46 की जगह पर कभी कैसा हो गया, 45 हो गया, ठीक है, या फिर 47 हो जाता है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, चेंजेस है। यूजुअल जो नॉर्मल है उससे चेंज हो गया। यहाँ पर एक क्रोमोसोम क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनयूप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनयूप्लॉइडी। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर कैन अकर बाय द एडिशन, क्या होता है, एडिशन से आ सकता है, ऑफ ऑल और अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पूरा ऐड हो जाए, या उसका कोई पार्ट, या फिर पूरा का पूरा सेट भी ऐड हो, या फिर लॉस हो जाए कोई क्रोमोसोम का, तो उसको हम लोग डिलीशन जो होता है, जिसको यूप्लाइडी बोलते हैं हम लोग, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेट ऑफ अ क्रोमोसोम में अनयूप्लाइडी का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। अनयूप्लाइडी में क्या होगा, आप देख सकते हो लॉस हो रहा है, एंड यहाँ पर कैसा होता है, गेन हो जाएगा अगर तो। Aneuploidy, the abnormal condition where one or more chromosomes of a normal set of a chromosomes are missing.
यहाँ पर मिसिंग होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आप देखोगे मोनोप्लॉइडी होता है, मोनोप्लॉइडी में कैसा होगा, एक पूरा सेट ही, यानी कि पूरा सेट गायब हो जाएगा, ठीक है। यूप्लॉइडी में कैसा होगा, डुप्लीकेट हो जाता है, यहाँ पर कैसा होगा, डुप्लीकेट, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि प्लस हो जाता है। समझ में आया आपको यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स माइनस होंगे, कम हो जाएंगे, यहाँ पर कैसा होता है, क्रोमोसोम्स प्लस यानी कि एक्स्ट्रा हो जाएंगे। उसमें दो टाइप दिया है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में आपको मोनोसोमी एंड नलीसोमी पढ़ना है, ठीक है। मोनोसोमी किसको बोलते हैं, मोनोसोमी इज द लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, इसको हम लोग मोनोसोमी बोलते हैं। नलीसोमी किसको बोलते हैं, द लॉस ऑफ बोथ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। बोथ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी ह्यूमन बीइंग की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 का एक सेट होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 का एक पेयर होगा, क्रोमोसोम नंबर 3 का एक पेयर होगा, क्रोमोसोम नंबर 4 का क्या होगा, एक पेयर होगा, इस तरीके से। तो पूरा का पूरा सेट अगर गायब हो जाए, एक दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम गायब हो जाए, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 3 रह ही ना जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा नलीसोमी कहा जाएगा, ठीक है। ट्राइसोमी में क्या होता है, ट्राइसोमी की सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पर दो एक्स्ट्रा अगर आ जाता है तो इसको कहा जाता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, 2 3 4 सेट डबल डबल आते चले जाएंगे, ये यूजुअली प्लांट्स वगैरह में ये केसेस होते हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगे। So these are the variations in the number of chromosomes. Types of chromosomes. So chromosomes जो है, chromosomes के there are 4 type based on the position of their centromere. सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम्स को क्या किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रोमियर क्या है, आपको अभी मैंने बताया, सेंट्रोमियर जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या करता है, एक साथ में ज्वाइंट करके रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। एंड सेंट्रोमियर जो होता है, इसी में क्या होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो आकर के अटैच होते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर पोजीशन देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम। द फर्स्ट टाइप इज द मेटासेंट्रिक, द सेकंड टाइप इज द सब मेटासेंट्रिक, एंड द थर्ड टाइप इज एक्रोसेंट्रिक, एंड द फोर्थ टाइप इज द टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो जो सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, यहाँ पर मेटासेंट्रिक है, ठीक है। सो जो मेटासेंट्रिक होता है क्रोमोसोम्स, ये वी शेप के नजर आते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो दे विल लुक लाइक अ वी शेप, ठीक है। एंड सेंट्रोमियर इनका कहाँ पर होता है, सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, सच दैट बोथ द सेक्शंस आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर दोनों जो सेक्शंस होंगे सिस्टर क्रोमैटिड के, वो कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 3 जो होता है वो क्या है, मेटासेंट्रिक है। कौन से, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 3 मेटासेंट्रिक है। अब अगर हम लोग सब मेटासेंट्रिक की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स दे हैव सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है। तो दोनों जो सेक्शंस होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे यहाँ पर। और ह्यूमन क्रोमोसोम 4 एंड क्रोमोसोम नंबर 12 जो होता है वो सब मेटा सेंट्रिक होता है। एंड इफ यू शेप की अगर हम बात करते हैं तो जो सब मेटासेंट्रिक होते हैं वो एल शेप के नजर आते हैं, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन के टाइम माइक्रोस्कोप में ये वी, ये एल, ठीक है। नाउ कम टू दी एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्या है, एक्रोसेंट्रिक, ये जे शेप के नजर आते हैं, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जे शेप के नजर आते हैं। एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैव centromere which is severely offset from the center, बहुत दूर होता है सेंटर से, तो इसकी वजह से एक आर्म जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है काफी, और दूसरा जो आर्म होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। इन ह्यूमंस क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर
15, 21, 22, ये सारे कैसे होते हैं? एक्रोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, अब लास्ट अगर बात करते हैं हम लोग टीलोसेंट्रिक की। ठीक है, टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, देखो आप देख सकते हो कैसे नजर आ रहे हैं, ये आई शेप के नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं आपको? आई शेप के नजर आते हैं। एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कैसा होता है? एकदम एंड जो होता है क्रोमोसोम्स का वहां पर होता है। और ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं होते, दूसरे स्पीशीज जो होता है माउस वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सो क्लियर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया होगा। Now we are going to discuss about the sex chromosomes. So if I am talking about the sex chromosome, there are two type of sex chromosomes present in the human beings. ठीक है, X and Y sex chromosomes. ठीक है, they are responsible for the sex determination. Sex determination का मतलब क्या होता है? ये जेंडर बताने के लिए, मेल होगा या फीमेल होगा, जो बेबी है आगे वो किस पर बेस करता है? सेक्स क्रोमोसोम पर ही बेस करता है। इसी से क्या होता है? जेंडर जो है डिटरमाइन होता है। अगर किसी जाइगोट में, ठीक है, दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, आपने देखे एक्स एंड वाई। ठीक है, एक कहाँ से मिलेगा हमको? फादर से मिलेगा, और एक कहाँ से मिलेगा हमको? मदर से मिलेगा। ठीक है, तो अगर जिस जाइगोट में या फिर जो पर्सन मेल होता है उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो फीमेल होती है, फीमेल में कैसा होता है? दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पैर में होते हैं, बिकॉज हमारे पास में डिप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम्स का, डबल सेट होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ अ क्रोमोसोम। तो वी आर हैविंग डिप्लॉइड सेट ऑफ अ क्रोमोसोम। तो हर क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम भी हमारे इसमें कैसा होता है? जोड़ी में होता है। ठीक है, if both the chromosomes are X then it is female, और अगर एक X है और एक Y है तो वो क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स से क्या होता है? सेक्स तो डिटरमाइन होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम आप देख सकते हो वाई क्रोमोसोम से कैसा है? काफी लंबा है, रॉड लाइक है और स्ट्रेट होता है। और वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्रोसेंट्रिक होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको एक चीज और मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं, उसके बेस पर हम लोग उसको स्टडी करेंगे। सपोज दिस वन इज दी एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या है? ये वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, तो दोनों में कैसे होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये एक और ये। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। See, this one is our X chromosome and this one is our Y chromosome. ठीक है, ये दोनों पार्ट इसमें क्या है? सिमिलर है। सो दिस टू सिमिलर पार्ट विल हैव सेम जीन्स। अगर सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, यहाँ पे स्किन कलर के लिए जीन है तो यहाँ पर भी स्किन कलर के लिए जीन है, यहाँ पर हाइट के लिए जीन होगा तो यहाँ पर भी हाइट के लिए, यानी कि इन दोनों के जो होमोलोगस पार्ट होते हैं उसमें सेम सेम जीन्स होते हैं, सेम पोजिशन पे, सेम लोकस पे। दिस पार्ट इज नोन एज दी होमोलोगस पार्ट। एंड नॉन होमोलोगस रीजन किसको बोलते हैं? ये रीजन, ये जो रीजन है वो एक्स क्रोमोसोम में कैसा होगा? अलग होगा। और अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें भी कैसा होगा? अलग होगा। तो ये दोनों रीजन डिफरेंट है, तो ये दोनों रीजन को नॉन होमोलोगस पार्ट बोलते हैं। और ये डिफरेंट नॉन होमोलोगस पार्ट में कैसा होगा? डिसिमिलर जीन होगा। जो जीन यहाँ पर होगा वो जीन यहाँ पर नहीं होगा, इनके पास में डिसिमिलर जीन्स होगा। और क्रॉसिंग ओवर जो होती है मियोसिस के टाइम पर, वो हमेशा किस में होती है? होमोलोगस पार्ट जो होता है उसमें होती है। और जो भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना है वो कहाँ पर होगा? होमोलोगस पार्ट ऑफ दिस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम बड़ा है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इसमें ज्यादा जीन्स होंगे, वाई क्रोमोसोम छोटा है तो इसमें कम जीन होंगे। यू क्रोमैटिन जो होता है वो किसमें ज्यादा होता है? एक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम में कम होता है। यू क्रोमैटिन क्या होता है? यू क्रोमैटिन वो एक इस तरीके का जेनेटिक क्रोमैटिन नेटवर्क होता है जिसमें नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा होते हैं। और हेट्रोक्रोमैटिन में कैसा होता है? नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं?
कम होते. So that's it for today.